बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और मुस्लिम लीग नून से शीन लीग तो नहीं निकली, मगर शहबाज शरीफ नैब की कैद से बाहर निकलने वाले हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ पिछले 7-8 माह से नैब की कैद में थे। उन्हें नैब ने 28 दिसंबर 2020 को असासा जात केस में गिरफ्तार किया था। तो हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई से ये गुमान किया जा रहा है कि अपोजिशन और मजबूत होगी। शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत के कायल हैं और मुस्लिम लीग नून में वो धड़ा या वो लोग जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के साथ जंगो जदल या महाजराई की बजाय उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, वो इस सोच के हामिल अफराद की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के पीछे खान साहब की हुकूमत का ज़हन कार फरमा था और खान साहब ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के माबैन खलीज में कोई कमी ला सकता है तो वो शहबाज शरीफ है। इसी खौफ की वजह से उन्हें ज़ेर हिरासत रखा गया। अब उसका नुकसान हुकूमत को ये हुआ है कि मरीम नवाज एक मजबूत क़यादत के तौर पर सामने आई हैं और मरीम नवाज ने नून लीग की क़यादत संभाल ली है। और जितना टफ टाइम मरीम नवाज ने खान साहब की हुकूमत को दिया है शायद ही किसी और ने दिया होगा। तो जो लोग शहबाज शरीफ को कैद करने पर खुश थे, अब उनकी रिहाई पर सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं लोगों को हो रही है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने एक रोज कबल ही एक ट्वीट में इस बात का इशारा दे दिया था कि शहबाज शरीफ रिहा होने वाले हैं। तो हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि हमजा शहबाज और उसके बाद शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद मरियम नवाज की मकबूलियत, ताकत और इख्तियारात में कमी आई जा सकती। हुक्मरान जमात का ख्याल ये कि हमजा शहबाज और उसके बाद शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद मरियम नवाज की मकबूलियत, ताकत और इख्तियारात में कमी आ जाएगी तो मुस्लिम लीग नून में इख्तियारात का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो यही वो सोच है जिसके तहत बहुत से लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाई हो रही है। अब शहबाज शरीफ की रिहाई के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो मरियम नवाज के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। मगर सवाल ये है कि जो पिछले कई सालों से मुस्लिम लीग नून से शीन निकालने के दावे किया करते थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को कैद में रखकर देख लिया, उनके साहबजादे को एक तवील अरसे के लिए जेल में रखा गया और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून से शीन नहीं निकल सकी, तो अब क्या निकाल पाएंगे? तो मेरा गुमान यह कि शहबाज शरीफ की रिहाई से मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मरियम नवाज एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन ताकतवर हलकों के साथ उनके ना मरासम इतने अच्छे हैं, ना वो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ है। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग इस बात का इजहार करते रहे हैं कि वो मरियम नवाज के साथ ज्यादा कंफर्ट नहीं रखते, जबकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ चूंकि हुकूमत में रहे हैं तो उनकी सियासी दस्तरस और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो राबत है वो मरियम नवाज से कहीं बेहतर समझे जाते हैं। अब मरियम नवाज की शक्ल में नून लीग को एक पॉपुलर लीडर जरूर मिल गया है, लेकिन इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों के बारे में शहबाज शरीफ का तजर्बा बहरहाल उनसे कहीं ज्यादा है। शहबाज शरीफ की रिहाई से कबल ही मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी को पीडीएम से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और वो कहते हैं दौड़ अपनी अपनी। तो अब अपोजिशन की जमातें अपनी अपनी दौड़ लगाए हुए हैं। अब इस बात को सभी मानते हैं कि शहबाज शरीफ वो सियासतदान है जो हमेशा अपने भाई के वफादार रहे हैं और उनके पीछे रहे हैं, आगे चलने की कोशिश कभी नहीं करते और कई बार वो वजीर आजम बनने की पेशकश तक ठुकरा चुके हैं। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर वजीर दाखिला शेर रशीद ने भी ये दावा किया था कि अब मुस्लिम लीग नून से शीन निकले ही निकले। उनका ख्याल यह था कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकेंगे। नवाज शरीफ उन लोगों के खिलाफ डटकर खड़े हैं जिन पर वो इल्जाम लगाते हैं कि वो खान साहब को धांधली के जरिए इक़्तिदार में रहे हैं। तो अब ये वही कुव्वतें हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार के दरवाजे की कुंजी समझी जाती है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड की वजह से नवाज शरीफ ने खुद को फिर से सियासत में जिंदा जरूर कर लिया है और इसमें मरियम नवाज का बहुत अहम किरदार है, लेकिन इक़्तिदार के हवाले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वो अभी तक उन्हें मुयस्सर नहीं है। तो शहबाज शरीफ 2-2.5 साल मुफाहमती पॉलिसी के तहत सियासी मामला चलाने की कोशिश में नाकामी पर खुद ही पीछे हट गए थे। उसके बाद ही नवाज शरीफ ने एक जारखाना अंदाज अपनाया और एक पीडीएम बनी जिसने जलसे जुलूस करके एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामला से ला तल्लुक रहने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि खान साहब पिछले 7-8 बाई इलेक्शन मुसलसल हार गए। तो कहने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून अब लॉन्ग मार्च, धरने और असम्बलियों से इस्तीफे के एजेंडे को बरकरार रखेगी या फिर नई हिकमत अमली इख्तियार करेगी,
इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ से खुद नून लीग का एक धड़ा इसलिए भी नाराज है कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए शहबाज शरीफ की रिहाई एक बहुत बड़ा रिलीफ समझी जा रही है, और ये रिलीफ मरीम नवाज के लिए भी है, जो कई माह से तने तनहा नवाज शरीफ के बयानिए का वो वजन उठा रही है जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें उठाने से भाग चुकी हैं। और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के लिए असम्बली काबीना को भेज दी गई है। वज़ीर दाखिला शेर रशीद के मुताबिक तहरीक लब्बैक के खिलाफ टेररिज्म एक्ट के तहत, टेररिज्म एक्ट 1943 रूल्स 11P के तहत पाबंदी लगा दी गई है। जरा ये कहते हैं कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक की तमाम सियासी समाजी सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया है, और तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज करने वालों और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वालों को बाकायदा सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सूरत हाल को खराब करने का जिम्मेदार ठहराते हुए तहरीक लब्बैक पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी गई है। तो तहरीक लब्बैक की जानिब से फ्रांस के सफीर को ना निकाले जाने के खिलाफ तहरीक लब्बैक ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबरा साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक लब्बैक के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और पूरे मुल्क में हंगामा आराई शुरू हो गई, और आज तीसरा दिन है कि पूरे मुल्क में हंगामे जारी हैं, और इसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार और सिविल अफराद की हलाकतों की इतलात है। तहरीक लब्बैक की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए डेडलाइन दी गई थी, उसके हवाले से वज़ीर दाखिला शेर रशीद पिछले दिनों लाहौर आए थे, और उन्होंने लाहौर इंतजामिया और इंटेलिजेंस एहलकारों के हमरा साद रिजवी से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात में उन्होंने अलामा साद रिजवी से या हाफिज साद रिजवी से अपील की थी कि वो 20 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ा दें, और इस दौरान हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाया गया कि हुकूमत फ्रांसी सफीर के हवाले से पार्लियामेंट में करारदाद पेश करेगी। तो शेर रशीद साद रिजवी से मोहलत लेकर इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने हुकूमत को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। राय कहते हैं कि वजारत दाखिला में हिकमत अमली के तौर पर पार्लियामेंट पेश करने के लिए करारदाद का एक मुसव्वदा तैयार करने और उसके अलावा तहरीक लब्बैक की क़यादत के खिलाफ एक पेपर तैयार करने का भी फैसला किया गया। तो 12 फरवरी 2021 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि वो तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात को पार्लियामेंट में रखेंगे। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाया गया था, और 7 अप्रैल 2021 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला शेर रशीद और दीगर वज़रा समेत इस बात का फैसला किया था कि इस जमात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 20 अप्रैल की डेडलाइन को पूरा करना मुमकिन नहीं था। हुकूमत की जानिब से फ्रांस के सफीर को निकाले जाने के हवाले से खासी लीतुलाल से काम लिया जा रहा था, और हुकूमत ये समझती है कि फैटफ के इजलास में चूंकि फ्रांस का एक बड़ा अहम वोट है और फ्रांस के सफीर को निकालने की वजह से पाकिस्तान के फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, तो उसकी वजह से तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। तो वजारत दाखिला की तरफ से तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मबनी करारदाद पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी, और 12 अप्रैल को हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त साद रिजवी पंजाब पुलिस की हिरासत में है। हुकूमत का ख्याल ये था कि उनकी अचानक गिरफ्तारी से रद्द अमल की शिद्दत कम हो जाएगी और लोग बाहर नहीं निकलेंगे, मगर अभी तक ये शिद्दत कायम है, और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, पथराव और तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए हैं। तो ये एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है, जहां मुल्क की मुख्तलिफ अहम सड़कों पर मुजाहिरीन ने धरने दे रखे हैं और आमदरफ्त और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों के नतीजे में कई पुलिस एहलकार और सैकड़ों अफराद जख्मी और जाबाक हो चुके हैं। पंजाब में सूरत हाल खासी खराब है। पाकपतन साहिवाल के जिला में TLP के तकरीबन 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एडिशनल DIG साहिवाल ने बताया कि पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके अलावा गुजरात में गुज़श्ता रोज शदीद एहतजाज हुआ। इस दौरान पथराव और तशद्दुद से DPO उमर सलामत और DSP खारिया इफ्तिखार तालड़ समेत 22 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।
यहाँ से 130 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया जिनके खिलाफ टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रही बार खां में नेशनल हाईवे पर चौक बहादुरपुर के मुकाम पर टीएलपी के कैंप में भगदड़ से एक राहगीर हलाक हो गया, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही पीटीएल के कारकुनान जो है मुश्तिल हुए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। फैसलाबाद में मुजाहरे के दौरान एक शख्स के जाँ बहक और पुलिस एहलकारों में 9 के जख्मी होने की इतलात है। पुलिस ने 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा पीटीएल के दर्जनों वर्कर लाठियों के साथ मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ बाजारों में और सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आते हैं। गुजरांवाला में सूरत हाल खराब है और गुजरांवाला में बाईपास के मुकाम पर पीटीएल के कारकुनों को तशद्दुद से 4 पुलिस एहलकार और एक रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुआ है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तहरीके लब्बैक के 2135 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब में हुई है जिनकी तादाद 1669 है। डेरा गाजी खां में भी गाजी घाट पुल पर टीएलपी के धरने के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन हुआ जिसमें दर्जनों पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। 80 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो मुल्क में जारी एहतजाज और धरनों के पेश नजर नेशनल हाईवेज मोटरवेज पुलिस ने अवाम को ये हदायत की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और सफर से कबल रास्तों के हवाले से मालूमात जरूर हासिल करें। जो मोटरवेज को टच करती हैं ईएमई कॉलोनी, चूंग, मोलनवाल और मोलनवाल बाईपास और खानेवाल टोल प्लाजा, ये सब एहतजाज की वजह से फिलहाल बंद है। लाहौर की कई जो एक्सटर्नल खारजी रास्ते हैं वो बंद है, जबकि कराची और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। लाहौर में पुलिस और रेंजर और डॉल्फिन फोर्स मुस्तकिल गश्त करी, इसकी वजह से शहर के अंदर सूरत हाल काफी बेहतर है। कराची में भी रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन जो शहर के खारजी रास्ते हैं वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान का धरना जारी है। तो तहरीक लब्बैक ने फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना हाकों पर इस साल फरवरी में फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल करने और फ्रांसीसी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे के साथ एहतजाज किया था और 16 नवंबर को टीएलपी के साथ एक समझौता किया गया था इस मामले का फैसला करने के लिए कि इस मामले में पार्लियामेंट को शामिल किया जाएगा। और 16 फरवरी की डेडलाइन जब आई तो हुकूमत ने इस पर मजीद वक्त मांगा। 2.5 माह गुजरने के बाद 20 अप्रैल की जब डेडलाइन दी गई तो उसके बाद हुकूमत ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। गुज़श्ता 2-3 रोज के दौरान पुलिस एहलकारों को जिस बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस तरह के मनाजर अमूमन देखने में नहीं आते। पूरे मुल्क में इस पर गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी जाए। तो आज हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रही हैं सना बुच्चा, एंकर पर्सन रही हैं, जर्नलिस्ट हैं और मौजूदा सिचुएशन पर गुफ्तगू कर रही हैं वॉच सना बुच्चा। क्या नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए आपने ये क्यों कहा, व्हाट मतलब आप ये बार बार ये क्यों करते हैं, ऐसे मामलात पे लोगों को ऐसी उम्मीद देते हैं कि 6 माह में हम फ्रांस के सफीर को चलता कर देंगे। 6 माह पूरे हो गए, अब तो एहतजाज होगा। फ्रांस के साथ आप मामलात बिगाड़ना चाहते हैं। वो फैटफ में अब उनका वोट बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। क्या आप फ्रांस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, EU के साथ बिगाड़ना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन? प्लीज याद रखिए कि इस वक्त आपकी जो कोविड वैक्सीन है वो यूरोपियन यूनियन यानी कि जर्मनी से ज्यादातर आ रही है। आपका चाइना बड़ा देरीना दोस्त है, उसने आपको कतरा कतरा जैसे पोलियो कतरे होते हैं उस तरह उन्होंने वैक्सीन दी है। इसलिए क्या आप इस वक्त ये सोचिए कि आप मामलात किसके साथ बिगाड़ सकते हैं। आप क्या मामलात फ्रांस के साथ बिगाड़ने अफोर्ड कर सकते हैं? यूरोपियन यूनियन की बैड बुक्स में आना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी से बिगाड़ना चाहते हैं? क्या आप कोविड की वैक्सीन इस मुल्क में रोकना चाहते हैं? या आप इस मुल्क में ऐसी चीजों रोकना चाहते हैं कि जिनको आप पैसे देके बच्चों को बुलाते हैं, एक हुकूमत को चलता करते हैं, फिर वो
बच्चे आपके बेकाबू हो जाते हैं। यही हमने तालिबान के साथ किया, यही हमने इस मुल्क के साथ किया, यही हमने इस बार बार यही रिपीट होता जाता है। जब जब इनकी जरूरत होती है ये आ जाते हैं, फिर ये जरूरत से ज्यादा कदर का बढ़ जाता है और इसके बाद ये आपको थ्रेटन करते हैं। तो प्लीज पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने करना क्या है, कि इनको सड़कों से हटाने के लिए आपको किसी मुल्क के साथ बिगाड़नी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी के सफीर को चलता कर दो। सफीर को चलता कर देने का मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पर आप लोगों के साथ, एक मुल्क के साथ ताल्लुक। ये हमारा अलमिया भी है और बदकिस्मती भी है कि एक वक्त में जिन्हें हम हीरो समझते हैं, दूसरे वक्त में वही विलन बन जाते हैं। और जब भी गैर रियासती नासर को ताकत मिलती है तो वो पलटकर रियासत पर हमलावर हो जाते हैं। तो मसला ये नहीं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या उससे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि आखिर हमारी पिछले 70-72 साल से पॉलिसी क्या है। कल तक यही लोग पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे कानून और ताकत की जुबान में बात की जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जिसका नुकसान हो रहा है वो आम लोग हैं और आपके पुलिस एहलकार हैं जो दो ताकतों के दरमियान चक्की के दो पाटों की तरह पिस रहे हैं। तो ना ये मजहबी इंतहापसंदी है मेरे नज़दीक, ना ही इसका ताल्लुक एक जिम्मेदार रियासत के जिम्मेदार शहरी होने से है। ये वो आग है जो बदकिस्मती से हमने खुद लगाई है। तो खान साहब ने इस पर ले तो लाल से काम लिया, जिसकी वजह से नौबत यहां तक पहुंची। अगर इस मामले को वक्त पर पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इसका फैसला कर देती तो कम से कम लोगों पर यह वाज़ेह हो जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकले हुए हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इस बात का फैसला करती, पार्लियामेंट में जान होती, तमाम जमातें इस फैसले के पीछे खड़ी होती तो लोगों को पता चल जाता। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या करने निकले और क्यों कर रहे हैं। अगर ये फैसला हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से आता तो फिर बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती, लोगों पर वाज़ेह हो जाता। लेकिन हीलो बहानों और डंग टपाओ पॉलिसी की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते पीडीएम में इख्तलाफात के हवाले से गुफ्तगू करें कमरुज़्ज़मा कायरा और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। आप एक जवाब तो दे दें, आप हैं हिस्सा या नहीं है। मेरे नजदीक तो नहीं है। उसने पूछा, मैंने 2 मिनट में कह दिया। Who are you to say this, Zubair? In which capacity you are saying this? You are just one party of that alliance. और आप बैठे फैसले कर रहे हो अकेले। I am not यारा बादशाह। सर जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? जुबैर साहब कह रहे हैं चले आप बता दें आप हिस्सा हैं या नहीं है। कायरा साहब ये बता दें। नहीं मैं इनको क्या बताऊं, मैं तो जो हूं मैं हूं। देख रहे हैं आपको। मैं लाखों लोगों को ही मुखातब करके कह रहा हूं कि वो आपका रवैया देखे कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। इन विच कैपेसिटी यू आर आस्किंग दिस? आई एम एज ए पार्टी एज यू आर, आई एम एज ए मेंबर एज यू आर। काशिफ किस कैपेसिटी में? काशिफ कौन सा पीडीएम का प्रेसिडेंट है? इन विच कैपेसिटी यू आर सेइंग कि मैं नहीं हूं? सर मैं तो हम बात कर रहे हैं, हम अच्छे आप तो जजमेंट दे रहे हैं ना। आप जजमेंट देने वाले कौन होते हैं? इन विच कैपेसिटी यू आर गिविंग दिस जजमेंट? मेरे से तो पूछे आप नहीं है हिस्सा। आप भी एक पार्ट, आप भी एक मेंबर है, मैं भी एक मेंबर हूं, बाकी जमातें भी एक मेंबर हैं। जी एएनपी ने अलग कर लिया अपने आप को, उनकी हद तक तो बात कर सकते हैं आप। हाउ यू कैन से मी? ये आपका रवैया है अथॉरिटेरियन, ये आपका रवैया है आमराना, ये है ज़ियाउल हक का रवैया। खुदा का खौफ करो यार। जुबैर इस तरह बातें नहीं करते। कहां से आ गया? सर एक सेकंड मैं ब्रेक ले लूं, इजाजत दें। लेकिन कायरा साहब एक सवाल का नहीं एक सवाल का जवाब तो फिर भी चले, लोगों के लिए दे दें। आज आप अपने आप को एज पीपल्स पार्टी अपने आप को पीडीएम का हिस्सा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? काशिफ हम कह रहे हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन हम दे चुके हैं। वो एक मिसाल है कि वसदी भी नहीं तो नस्दी भी नहीं। पीपल पार्टी ये कह रही है कि वो पीडीएम का हिस्सा है और ये भी कह रही है कि कोई इनसे ये ना पूछे कि वो पीडीएम का हिस्सा है या नहीं है। अब पीपल पार्टी ऐलानिया तौर पे पीडीएम छोड़ भी नहीं रही, जबकि दूसरी तरफ बबांगे दोहल ये तासुर भी दे रही है कि वो पीडीएम को छोड़ चुके हैं। तो पीपल पार्टी के नजदीक कोई इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। कल पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून के वारी सदके जा रही थी
और नून लीग वाले उनको जफ्फियां डाल रहे थे, उनके वारी सदके जा रहे थे, और आज तू तकार पर आ गए हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आमने सामने बैठे हो तो एक दूसरे पर घौंसे बरसाने लगें। ये रवैया सियासतदानों का आवाम पिछले कई सालों में देखते आए हैं। तो अब मेरे जैसों का ख्याल तो अब भी यही है कि ये नूरा कुश्ती हो रही है। दानिस्ता तौर पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर चली गई हैं ताकि वो इलेक्शन की तैयारियां अलहदा अलहदा कर सकें। इसलिए कायरा साहब की टोन इस वक्त वही है जो उस वक्त थी जब वो वज़ीर इत्तलात थे। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। पीडीएम के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। वॉच राजा परवेज़ अशरफ। पीपल्स पार्टी की अपनी वजाहत करेगी, पीडीएम में रहना चाहेगी, क्या करेगी? बतौर सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम पार्टियों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। अपना वजन जो है वो किसी एक पार्टी के पलड़े में नहीं डालना चाहिए था। हमने किसी के बाप को बाप नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि नून लीग को शायद बहुत जल्दी थी, किसकी इमा पर वो पीडीएम को कमजोर करने जा रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर, एएनपी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर इत्तेहाद को कमजोर किया जा रहा है। जब हम इनसे सवाल पूछते थे कि इस्तीफों के दूसरे दिन क्या सिनारियो होगा तो कोई जवाब नहीं था। इनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। किसी खास मकसद, किसी खास मफाद की खातिर जो है ये पीडीएम को तोड़ना चाहते हैं तो ओके, ये शौक भी पूरा कर लें। अगर बैक चैनल खुल गया है तो उससे क्या फायदा आप हासिल करेंगे? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक बंदा जो कन्विक्टेड हो वो बाहर बैठे हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप आकर इधर सियासत करें, तो इतना बड़ा जुर्म हो जाता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। उस पर पीएमएलएन ने बड़ी खफकी खाई और उन्होंने जवाबन फिर ये सारा कुछ कर दिया। नित नए तरीके सोचकर, नित नई चालाकियां सोचकर, नित नए बहाने ढूंढकर अगर कोई इसको कमजोर करके जाती फायदा उठाना चाहता है तो मैं इस पर सिर्फ अफसोस कर सकता हूं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि पीडीएम को तोड़ने की इब्तिदा पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। अब जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ पर तनकीद की थी, खुद पीपल्स पार्टी के लोग ये मानते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं था। पीपल्स पार्टी ने अगर इस्तीफे नहीं देने थे तो सवाल ये कि पीडीएम से मोहलत क्यों मांगी थी? उसी वक्त बिलावल भुट्टो को चाहिए था कि इनकार कर देते। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफों की बात कहां से आ गई। उस वक्त ये कहा गया कि हमें मोहलत दे दें, हम सीईसी में जाएंगे और सीई से पूछ के बताएंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो ये रवैया था ये गैर मुतवक्को था। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने गुस्से में कह ले या गम में कह ले, उन्होंने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालना होता या पीडीएम को तोड़ना होता तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़ती, लेकिन नून लीग ये कहती रही कि पीपल्स पार्टी को वक्त दे रहे हैं कि वो फैसला करे। अब मेरे नजदीक कोई एक दो नहीं बल्कि पैदर पे कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें पहल हकीकतन पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। तो सेनेट में अपोजिशन लीडर के बारे में फैसला हो चुका था जिस पर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया। उसके बाद भी अगर वो मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा करते हैं कि उन्हें गैर जानबदार रहना चाहिए था तो ये शिकवा बनता नहीं, क्योंकि ये फैसला मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान बार बार ये कहते रहे कि इसका राइट पीएमएलएन का है, जो बात पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी। तो अब मौलाना फजलुर रहमान से ये शिकवा कि वो जानबदार है या गैर जानबदार नहीं है, ये बनता नहीं। अब हुकूमत के लोग ये प्रिडिक्शन करते रहे हैं कि वो पीडीएम के साथ नहीं है और पीपल्स पार्टी हरगिज इस्तीफे नहीं देगी। तो पीपल्स पार्टी ने दर हकीकत उन्हीं की बात को सच साबित कर दिया है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ इल्जाम दूसरों पर कि वो पीडीएम तोड़ना चाहते थे। और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से नैब रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें 28 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल
डिवीजन बेंच तमाम अपीलों को यकजा करके समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपीलें 28 अप्रैल को सुनी जाएंगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से बरीयत और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा बढ़ाने की नैब की जानिब से की गई अपीलें भी इसके साथ सुनी जाएंगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत सजा के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि जज मोहम्मद अरशद मलक मरहूम ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई और उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी करने का फैसला दिया था। तो नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के फैसले को चैलेंज कर रखा है, जबकि नैब ने अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस के दोनों अदालती फैसलों को चैलेंज करते हुए फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत से बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अपील दायर कर रखी है। तो तमाम अपीलों को अदालत ने यकजा करके एक साथ सुनने का फैसला किया है और अब इसकी समाअत 28 अप्रैल को होगी। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इंतखाबात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। यूसुफ गिलानी की जानिब से फारूक एच नायक अदालत के सामने पेश हुए, जिन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के तरीकेकार पर रूल्स और आइन खामोश है। प्रिजाइडिंग अफसर ने भी वोट डाला, हालांकि कानूनी तौर पर वो वोट नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन की प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि उन 7 वोट को मुस्तरद करना चैलेंज कर रहे हैं जो कि प्रिजाइडिंग अफसर ने मुस्तरद किए। इलेक्शन एक्ट के तहत वोट मुस्तरद करने को चैलेंज करने का मुतबादल फोरम मौजूद नहीं है। तो यूसुफ गिलानी के वकील ने अपने दलाल में कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले उनसे कहा कि खाने के अंदर कहीं भी ठप्पा लगाया जा सकता है, फिर प्रिजाइडिंग अफसर ने ही बाद में 7 वोट इस बात पर मुस्तरद किए कि ठप्पा नाम पर लगाएगा। इस तरह सादिक संजरानी को 48 वोट मिले और यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले। तो सेनेट के पास भी गए, जिन्होंने कहा कि वोट गलत तौर पर रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने रूलिंग दी कि अगर कोई मसला है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसकी बना पर हम कोर्ट आए हैं। तो अदालत में मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए, बल्कि केस काबिल समाअत होने पर दलाइल सुने गए। अगर मैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाऊं तो इसका मतलब यह कि मैंने इलेक्शन कबूल कर लिया है। तो दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ गिलानी की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए चेयरमैन सेनेट, सादिक संजरानी सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, प्रिजाइडिंग अफसर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये केस अब 27 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस जानलेवा वायरस ने आज 135 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी ने रमजान मुबारक के तनाज़ुर में कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें तमाम सूबों को कोरोना केसेस के हवाले से सख्त इक़दामात की हिदायत की गई है। यह भी कहा गया कि रमजान मुबारक में कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ पाबंदियाँ जो है वो बढ़ा दी जाएँ। तो इलामे के मुताबिक 14 अप्रैल यानी यकम रमजान मुबारक आज से पाबंदियों का इतलाक शुरू कर दिया गया है और ये कहा गया कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। तमाम सूबे लॉकडाउन के ऊपर नजरसानी करें और जहां जहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है उसको बढ़ाया जाए। तो एनसीओसी के इलामे के मुताबिक मुल्क भर में तरावी का एहतमाम मसाजिद के अंदर की बजाय हवादार और खुली जगह पर किया जाएगा और मुतलका ज़िला इंतजामिया मस्जिद इंतजामिया के ताउन से SOPs को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में तमाम समाजी, सियासी, खेलों समेत हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी है। सिनेमाघर, मज़ारात भी बंद रहेंगे, जबकि बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। एनसीओसी के चेयरमैन असद मुकीम इजलास में फैसला किया गया कि इफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाज़त होगी, जबकि खाने पीने की अशिया के पार्सल ले जाने की इजाज़त भी होगी। एनसीओसी की जानिब से मुसाफिरों के लिए इलामे में बताया गया है कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज़ के लिए बंद रहेगी, यानी हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होगी। 25 अप्रैल तक ये पाबंदी भी नाफिजुल अमल रहेगी। आज के लिए इतने, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।